जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे इस सेशन में मैथ और फिजिक्स दोनों का क्वेश्चन देखेंगे। मिक्सअप यानी कि मिक्सअप सेशन ये होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस सेशन में मैथ और फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है पहला प्रश्न, 11, 13, 15 और 16 तथा 21 का औसत क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है तो दोस्तों कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों कुल संख्या के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों 11 + 13 + 14 + 16 + 21 इनका योग करना है और अपान में क्या करना है, जितना संख्या उतना से भाग करना है। तो कितना संख्या है दोस्तों, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो 5 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको जोड़ लीजिए। चलिए दोस्तों जोड़िए यहाँ पर 1 6 7 4 11 3 14 और 1 15 15 का 5 हासिल बचा 1 2 3 4 5 6 और 1 हासिल 7 और बट्टे में कितना है दोस्तों, 5 है। अब काट लीजिए। जब काटेंगे दोस्तों तो 5 में 5 और 5 × 5 = 25 यानी कि 15 × 5 = 75। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देख लीजिए दोस्तों, 15 दिया हुआ है। उसके बाद से दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब प्रश्न आ चुका है फिजिक्स का। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें बोला है दोस्तों ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है। ऑप्शन दिया दोस्तों पीतल का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का, नरम लोहे की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहे की। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो क्रोड होती है दोस्तों नर्म लोहे की बनाई जाती है, तो इसे याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोल रहा है आंकड़े 5 3 2 6 7 5 2 3 5 4 8 का बहुलक है। तो दोस्तों बहुलक निकालने के लिए आपको पता होगा जिसकी संख्या मतलब अधिक बार दोहराई गई हो वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो दोस्तों देख लीजिए। चलिए सबसे पहले 5 को देखते हैं। 5 कहाँ पर, देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यानी कि 5 की संख्या 3 है दोस्तों। उसके बाद से देखिए 3 जो है 3 हमारे यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, यानी कि 3 2 बार है। उसके बाद से 2 दोस्तों देखते हैं, 2 भी हमारा कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद 6 दोस्तों केवल 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 4 भी 1 बार है, 8 भी 1 बार। तो दोस्तों हम देख रहे हैं 5 की संख्या क्या है, अधिक है, यानी कि 3 बार है, यानी कि 3 टाइम्स है। तो दोस्तों इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 3 नहीं होगा दोस्तों जिसकी संख्या अधिक होती है वो बहुलक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 की इसका राइट आंसर मान लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोला है प्राथमिक रंग है लाल, पीला और नीला, लाल, हरा और श्यान, लाल, हरा और नीला, लाल, मैजेंटा और नीला। तो दोस्तों आपका प्राथमिक रंग का मतलब पहले समझ आइए। जिन हम प्राथमिक रंग से अलग अलग रंग बना सकते हैं वो हमारा क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक रंग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा लाल, हरा और नीला। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इन तीनों कलर से दोस्तों हम लोग अलग अलग कलर भी बना सकते हैं। जैसे लाल और हरा को दोस्तों मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा संतरा कलर। ठीक है, और लाल और नीला को दोस्तों बनाएंगे तो मैजेंटा कलर बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इन तीनों कलर का मिक्सअप करते जाएंगे तो हर एक कलर बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लाग का प्रश्न आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपको लाग के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करना है। इसमें दोस्तों बोला है यदि 3 log x बेस 8 = 2 हो तो x का मान होगा। तो दोस्तों इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको दिया हुआ है 3 log x बेस में दोस्तों 8 दिया है, = 2 दिया है, और उसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा है x का मान। तो सबसे पहले दोस्तों एक फार्मूला होता है, चलिए उस फार्मूला को पहले लिखते हैं अगले पेज पर। देखिए दोस्तों यहाँ फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपका log का जितना फार्मूला होता है उसको पहले लिखेंगे। आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों, log m के पावर n आपको पता होगा दोस्तों। ये हमारा n इसके आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा। तब हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, n log
एम। ये दोस्तों हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों एक और फार्मूला होता है, इसको याद करिए। अगर मान लीजिए log एम और इंटू में एन हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं log एम प्लस log एन लिखते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारा जो अगला फार्मूला होता है दोस्तों उसको लिखते हैं। अगला फार्मूला होता है दोस्तों log, मान लीजिए मल्टीप्लाई में अगर डिवीजन हो जाएगा दोस्तों तब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि log एम, ये प्लस है तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये माइनस हो जाएगा, log एन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये 3 फार्मूला याद हो गया। उसके बाद दोस्तों जिस फार्मूले पर ये क्वेश्चन लगने वाला है और उस फार्मूले को दोस्तों लिखते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए log, मान लीजिए आपको m के पावर n मिल जाए, अगर बेस में a के पावर b मिल जाए तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये दोस्तों पावर आता है, आपको पता है यहाँ पर आता है तो n आएगा यहाँ पर। और देखिए दोस्तों जब जो हमारा बेस के पावर होता है अब इसके नीचे आ जाएगा, तो बेस के पावर b है तो हम b हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों बच रहा है उसको लिख देंगे, तो बच क्या रहा है log, यहाँ पर दोस्तों आपका बच रहा है m, तो m को लिखेंगे। और दोस्तों बेस में क्या बच रहा है, यहाँ पर a बच रहा है तो a को लिख लेंगे। तो दोस्तों यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो दोस्तों अब इसी फार्मूला को अब इस पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको तोड़ लेते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए 3 log x है तो x, और 8 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू में आपको 2 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला भी बताएं दोस्तों। अभी दोस्तों एक फार्मूला बताए हैं, जो यहाँ नंबर होता है इसका तो पावर कुछ नहीं है तो इसको सेम उसे छोड़ देंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ पर दोस्तों यहाँ देख रहा है बेस के पावर 3 है, तो ये दोस्तों हमारा कहाँ जाएगा, इस 3 के नीचे आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 3 हमारा कहाँ जाएगा, इस 3 के नीचे। तो 3 ऑलरेडी है, लेकिन ये बेस के पावर जो 3 है तो ये नीचे आ जाएगा। और जो बच रहा है दोस्तों इसको लिख लेंगे log, यहाँ पर x बच रहा है तो x, और बेस 2 बच रहा है 2 लिख लेंगे, इक्वल टू 2। अब दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। और जो बच रहा है दोस्तों इसको एक बार और लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, बच क्या रहा है log x बेस में 2 इक्वल टू 2। दोस्तों एक और फार्मूला होता है उसको चलिए यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं। यहीं पर दोस्तों लिखते हैं उस फार्मूला को। एक और फार्मूला है दोस्तों, इसको लिख लीजिए log एक्सपोनेंशियल, इसे फार्मूला बोलते हैं log e के पावर x इक्वल टू, मान लीजिए आपको मिल जाए n, तो दोस्तों इसको हम ये लिख सकते हैं e के पावर n इक्वल टू x। ये कहाँ से आया बता देते हैं दोस्तों। ये हमारा आया, देखिए n जो है हमारे x की जगह पर आएगा और x हमारे n की जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि इसका चेंजिंग हो जाएगा, जगह का चेंजिंग हो जाएगा। और log हमारा दोस्तों जो होता है हट जाता है, यानी कि e के पावर n इक्वल टू x। अब इसी फार्मूला पर इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको अब इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, log हमारा हटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर ये 2 x की जगह पर आएगा 2, और x हमारा जो है 2 का स्थान पर जाएगा तो इक्वल टू x। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो दोस्तों x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4। तो दोस्तों हमारा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो एक बार यहाँ पे एक लाइन में देख लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आया ना, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न फिजिक्स का है, यह भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोला है आपको, इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। दोस्तों आप अपने गांव या शहर में देखे होंगे इंद्रधनुष बादल में निकलता है तो कौन सा कलर दिखता है दोस्तों, बताइए। आपको लगभग हर कलर दोस्तों दिखता होगा, लेकिन आपको इसमें से पीला दिखता होगा, लाल दिखता होगा, हरा दिखता होगा, लेकिन आपको दोस्तों इसमें काला रंग नहीं दिखता होगा इंद्रधनुष अगर देखे होंगे तो दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फिर से log वाला प्रश्न आ चुका है, यह भी बहुत शानदार फार्मूला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर इसका सूत्र लिखते हैं, उसके बाद इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, इसको लिख दीजिए log m, और दोस्तों बेस में n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों log m अपान में log n लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस फार्मूला को आप ध्यान से देखिए और इसी फार्मूला पर इसको अप्लाई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। तो इसको देख लीजिए एक बार, फार्मूला थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ अब इसी फार्मूला पर दोस्तों हम इसको तोड़ लेते हैं। चलिए log a बेस b क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसी चलिए तोड़िए, इसको लिख सकते हैं दोस्तों log a अपान में log b लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। और इंटू है तो इंटू,
अब इसको log b बेस c को लिख सकते हैं log b अपान log c लिख सकते हैं। उसके बाद log c बेस a को दोस्तों लिख सकते हैं log c अपान log a। अब दोस्तों जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए log b से log b यहाँ कट रहा है, log a से log a यहाँ कट गया, log c से log c यहाँ कट गया। तो दोस्तों क्या बचा? कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 1 होगा। उसके बाद से दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन फिर से लॉग वाला प्रश्न आ चुका है, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सूत्र क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कलर चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे log 2 के पावर क्या दिया है दोस्तों, x + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों लिखा है log 16। अब दोस्तों बताइए 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। वैसे दोस्तों पूछ रहा है x का मान, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको दोस्तों मिल रहा होगा log 2 से log 2, यानी कि आपको क्या आधार जब मैच कर रहा है तो इसके घातों की तुलना कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आधार सेम है तो इसके पावर सेम हो जाएंगे, ठीक है। जब आधार सेम है तो इसका पावर के इक्वल हो जाएंगे। तो x + 2 = क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4 हो जाएगा। और x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 - 2 = 2। तो दोस्तों x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए एक बार एक लाइन में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों आपको इसमें लिखा हुआ है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक परिवर्तन सूत्र पता होगा, या ए बी फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ए बी फार्मूला क्या होता है a + b + a × b अपान में 100। दोस्तों ये सूत्र कब अप्लाई होता है दोस्तों, ये सूत्र जब किसी एक ही वस्तु पर दो काम किया जाता है, या बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, या दोनों बार बढ़ाया जाता है या दोनों बार घटाया जाता है, उसी वाला क्वेश्चन पर दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं ये सूत्र। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए इसको। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, 15 यानी कि चीनी है, इस पर एक बार 20% की वृद्धि कर दिया है। जब वृद्धि होता है दोस्तों ऑलरेडी आपको मतलब क्या पता चला है, यानी कि पॉजिटिव होगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक बार कमी की जाती है। जब कमी की जाती है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कमी मतलब क्या होता है, घट रहा है। तो जब घट रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक बार घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे -20, ठीक। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसका क्या होता है a + b, यानी कि प्लस होता है, और a का वैल्यू क्या है 20 और b का वैल्यू क्या है -20। तो माइनस और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस अभी कर लेते हैं, इंटू यहाँ पर 20 कर लेते हैं, और अपान में क्या होता है दोस्तों 100 होता है, तो 100 कर लीजिए। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये -20 से प्लस भी कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या 2 दूनी 4, ये मल्टीप्लाई का साइन था, इसे ध्यान रखना चाहिए। तो 2 दूनी 4 यानी कि -4 हो रहा है दोस्तों। तो -4% की क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें कमी हो रहा है। माइनस साइन में होता है कमी होना, तो इसमें कमी नहीं दिया है, केवल परसेंट में दे दिया है। तो दोस्तों इसमें 4% मांगना, अगर यहीं पर अगर लिखा होता 4% कमी, तो दोस्तों 4% कमी को मारते सही, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो देख लीजिए, उसके बाद से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, ये फिजिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें दोस्तों बोला है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों जड़त्व का नियम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, न्यूटन ने क्या दिया, गैलीलियो ने क्या दिया दोस्तों, आपको जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है व्यंजक 3y³ + y² - 19y + 6 को y - 3 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो दोस्तों आपको जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले, तो दोस्तों जिससे यानी कि हो रहा है, यानी कि y - 3 दिया, इसको 0 के इक्वल कर लेना है। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों जो y का वैल्यू 3 आया है, अब इसको क्या करना है, इस पूरे समीकरण में रख लेना है। इस पूरे समीकरण पर रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए y = 3 रखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 है और y का क्यू, जब y का क्यू यानी कि 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा,
ठीक, और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 माइनस 19 का मल्टीप्लाई जब 3 में तो क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, और प्लस 6 ऑलरेडी है। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब इसका मल्टीप्लाई करना दोस्तों क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 दू 8 प्लस 9 माइनस 57 प्लस 6। अब इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 81 9 जोड़ेंगे तो 90, 90 6 क्या हो जाएगा 96, और ये माइनस 57। अब इसको घटा लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 39, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 39। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें बोला है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों आपको पता हो चाहिए गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी न्यूटन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह भी प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो आप चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें दोस्तों बोल रहा है प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों जब आपको बोले प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक फार्मूला होता है अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद प्लस 2/2 होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। तो अंतिम पद पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको प्रथम लगातार 10 सम संख्या यानी कि 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। तो दोस्तों इसका अंतिम पद क्या हो जा रहा है, इसका अंतिम पद 20 हो रहा है। तो 20 में जब 2 जो है 22, और 22 को जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11। इसका स्टार्ट का ट्रिक होता है दोस्तों, जितना नंबर होता है उसमें 1 कर लेते हैं, यानी कि n+1 कर लेंगे तो ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इतना करने का तामझाम जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो संख्या देता है उसमें 1 जोड़ लेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद से दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें दोस्तों बोल रहा है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, यानी कि दोस्तों न्यूटन के किस नियम को हम जड़त्व के नियम बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो इसे आपको याद होना चाहिए। तो आप चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोला है प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिले तो दोस्तों आपको डायरेक्ट क्या कर लेना है, n+1/2 कर लेना है। तो दोस्तों 11 + 1/2 कर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों ये सॉरी इसमें थोड़ा गलत हो गया है। इसमें आपको एक ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं ये फार्मूला ही होता है। विषम जब भी पूछे दोस्तों ये होता है, देखिए जब भी आपसे विषम पूछे, प्रथम n लगातार 11 विषम संख्या, जितना विषम संख्या पूछे, जितना संख्या पूछेगा दोस्तों तो वही हमारा क्या होता है राइट आंसर होता है। 11 पूछ रहा है तो दोस्तों 11 ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें दोस्तों पूछ रहा है 2 चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ऑप्शन दिया है उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट काटती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को कहाँ काटती है, चुंबक की स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें दिया हुआ है m संबंधे n = 3 संबंधे 2 हो तो 4m + 5n संबंधे 4m - 5n का वैल्यू बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं m1 संबंधे, यानी कि m1/n = 3/2 दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि m का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 3 और n का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अब m और n का वैल्यू इसमें रख लीजिए। इसमें रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 4m + 5n, यानी कि 4m का वैल्यू 3 + 5n, 5 का वैल्यू n का वैल्यू 2 दिया है। तो इसको 4 3 12 5 2 10, 12 और 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद से दोस्तों आपको दिया है 4m - 5m का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 4 यहाँ निकाल दीजिए दोस्तों, 4m का वैल्यू आपको दिया है दोस्तों 3 प्लस यहाँ पर माइनस है दोस्तों तो माइनस रखेंगे -5 और n का वैल्यू दिया है 2। तो 4 3 12 5 2 10, यानी कि 12 में से 10 घटाएंगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा।
अब आपको इसी का दोस्तों क्या कर रहा है, इसी का दोस्तों आपका अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी कि 2 से काट देंगे तो 2 कम 2 11 बन कटेगा। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 संबंधे 1, यानी कि 11 संबंधे 1 हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन यही है, इसको भी इसी तरह चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आपको इसमें दिया हुआ है यदि 3a + 5b संबंधे 3a - 5b = 5 संबंधे 1 हो तो और a संबंधे b का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आपको इसमें दिया हुआ है 3a + 5b बट्टे में 3a - 5b = 5 संबंधे 1। तो दोस्तों इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 अपान में ही मान लीजिए, ठीक है। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब a संबंधी b का मान पूछ रहा है, तो अगर a और b का मान यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसको जब मान लिए हैं तो यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा इसको ये करते हैं, इसे मिटाते हैं ताकि आपको भी आसानी पड़े। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, घबराना नहीं है इसको देख करके। चलिए दोस्तों ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये +5b - 5b कट जाएगा। 3a 3a क्या हो जाएगा 6a = 5 क्या हो जाएगा 6, और एक वैल्यू यहाँ से दोस्तों आ जाएगा हमारा 1, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अब a का मान अगर समीकरण नंबर 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, चलिए समीकरण नंबर 1 में ही रख लीजिए, a का मान रख लें तो दोस्तों ये 3 है तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 5b = 5। तो 3 का जब वैल्यू दोस्तों रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 3, जब 3 इधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, दोस्तों जब 3 हमारे इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये 5b है, 5b = ये 3 इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 2/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2/5 आ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। चलिए यानी कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2/5 आपसे पूछ रहा है a संबंधी b, यानी कि a1/b पूछ रहा है। तो एक वैल्यू दिया 1 और b का वैल्यू दिया है दोस्तों 2/5, और ये दोस्तों ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 5/2। तो इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 5/2 क्या लिख सकते हैं 5 संबंधे में 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको अभी प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ गया दोस्तों। थोड़ा आपको समझ में एक बार नहीं आएगा लेकिन एक बार और देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, ये सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे क्वेश्चन बताए हैं, एकदम सेम उसी पर आधारित है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अगर सॉल्व नहीं हो पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, एकदम सेम उसी जो फार्मूला बताए हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पर आधारित है। तो इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। इसमें बोला है दोस्तों लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है दोस्तों लाल, ठीक है। चलिए आप मिलाते हैं, एक बार देख लीजिए। लाल पूछ रहा है ना, तो लाल बोला है तो लाल करिए। लाल दोस्तों आपको दिया हुआ है, आप थोड़ा साइज एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों लाल बोला है, लाल, और दोस्तों बोला है नीले रंगों को मिलाने पर, ठीक है दोस्तों, यानी कि नीला पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए नीला रंग मिलाएंगे तो यहाँ पर तो मिटा जा रहा है पूरा, लेकिन दोस्तों अगर लाल और नीले रंग को हम एक बार से दोस्तों मिलाएंगे तो आपको दोस्तों ये आपको कलर मिल जाएगा। बता रहे हैं, अभी दिखाते हैं। अगर कलर दिया हो तो इसमें बताएंगे दोस्तों कौन सा कलर प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर लाल और नीले रंग को मिलाते हैं दोस्तों तो आपको इसी प्रकार के एक कलर बनेगा दोस्तों, मैजेंटा कलर का, ठीक है। एकदम इस तरह नहीं बनेगा दोस्तों, मैजेंटा ही मतलब बनेगा, इसी टाइप का लगभग बनेगा। यानी कि आपको एक बार रुकिए कलर ही पूरा दिखाते हैं, जरूर दिखाएंगे। आपका कलर दोस्तों किस तरह बनेगा, इसमें नहीं दे पा रहा है दोस्तों, इसमें और नीलाई का ही कुछ रूप बनता है दोस्तों, इसी टाइप का बनेगा मैजेंटा कलर का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसको ये होमवर्क में रहेगा दोस्तों, आपको HW में है तो इसे सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बोला है दोस्तों 35% का कितने प्रतिशत 14 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 35 का बोल रहा है कितने परसेंट 14 होगा, यानी कि x% होगा, कितने का 100% में से x% होगा, कितने किसके बराबर, यानी कि 14% के बराबर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा,
इसका मतलब क्या, 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, 35 का कितने प्रतिशत 14, यानी कि 100% में से x मान लीजिए x% होगा, कितने के बराबर, 14 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आए ताकि। देखिए पूछ रहा है आपसे 35 का कितना परसेंट, मान लीजिए x%, कितना में से, 100% में से कितने के बराबर होना चाहिए, 14 के बराबर होना चाहिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका करेंगे तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 35 100 और 100 के इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1400। इसको काट दीजिए, 7 5 35, 7 दूनी 14, यानी कि 200 बार में 5 एकम 5, अब 5 चौको 20, यानी कि 40। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, एक्स का वैल्यू आ गया x बराबर 40%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40% ही हमारा 15 के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 35 का 40% हमारा 14 के बराबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40%। दोस्तों अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। दोस्तों सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताइए ये प्रश्न कैसा था। और चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया दोस्तों, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है, बताइए। तो दोस्तों उनका रंग श्वेत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सभी प्रश्न खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर सभी प्रश्न समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।